हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट का 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो आपके एग्ज़ाम है बहुत ही निकट हैं। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो 3 अप्रैल से हैं। कब से हैं? 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक है, कोई टाइम तो बचा नहीं है। अब आपके पास क्या टाइम है? सिर्फ रिवीजन का टाइम है। किसका टाइम है? आपके पास रिवीजन का टाइम है। और आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम 2019 के पेपर का क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। इससे आपका क्या हो जाएगा? इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर वाले ही रिपीट होते हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है। आपका पेपर जो होता है वो 25 मार्क्स का होता है। आपका पेपर कितने मार्क्स का होता है ये हम देख लेते हैं। आपका पेपर जो होता है वो उसका पूर्णांक क्या होता है? 25 होता है। और पेपर का जो समय होता है वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में आपको 25 नंबर का पेपर जो हो तो 25 नंबर का पेपर करना होता है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 1-1 मार्क्स के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें कवित्री है, कवियत्री है, कवियत्री है और कवित्री है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। तो वचन को क्या कहते हैं? व्याकरण में वचन को कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे कि वचन क्या होता है? जिसमें हमें किसी भी संख्या पता होता है। जैसे कि एक वचन, जैसे इसमें कितनी संख्या है? इसमें एक वचन, द्विवचन। ठीक है, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन किसमें होता है? जब संस्कृत के शब्द होते हैं उनमें बहुवचन होता है, जबकि हिंदी में ये एक वचन और द्विवचन ही होते हैं। तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का सही अर्थ है संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द है। तो मरकट में क्या होता है? बंदर होता है। क्या होता है? बंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी संज्ञा क्या है। ठीक है, तो रमेश क्या है? रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रमेश क्या है? रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि ममता और अच्छाई कौन सी संज्ञा है? वह भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए कि जातिवाचक संज्ञा क्या है? पुस्तक। पुस्तक की एक जाति होती है। ठीक है, क्या होती है? ये हम जाति में काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फल का उच्चारण स्थान है। फल का उच्चारण स्थान है। वर्णमाला चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है उच्चारण स्थान को। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट डाल दी है क्लास की, आप उसके माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फा का उच्चारण शब्द है। फा का उच्चारण शब्द है। इसको हम जल्दी अब हम क्या करते हैं? रिवीजन कर लेते हैं सभी उच्चारण स्थान को। पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा क्या है? मूर्धा है, तीसरा मूर्धा है, चौथा क्या है? दंत है, चौथा दंत है, और पांचवा क्या है? पांचवा है ओष्ठ। पांचवा क्या है? पांचवा है ओष्ठ। तो कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है, यानी कचट तप होता है। क्या होता है? कचट तप होता है। ठीक है, तो कंठ में आ जाएगा का वर्ग, तालब में आ जाएगा चा वर्ग। ठीक है, मूर्धा में आ जाएगा टा वर्ग। क्या आएगा? मूर्धा में आएगा टा वर्ग, दंत में आएगा ता वर्ग, और ओष्ठ में क्या आएगा? पा वर्ग। तो पा के बाद क्या आता है? फा आता है। पा फा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फा का उच्चारण स्थान क्या है? फा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? फा का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं जो वाक्य में पहले
जो वाक्य में पहले प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य को बनाने में पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द, जैसे कि सम में गीत का प्रयोग करके क्या बन गया, संगीत बन गया। सम में गीत का प्रयोग करके क्या बन गया, संगीत बन गया। इसी प्रकार से सम में मान मिलाकर क्या बन गया, सम में मान को जोड़कर क्या बन गया, सम्मान बन गया। इसी प्रकार से सम में सार को जोड़कर क्या बना, संसार बना। क्या बना, संसार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को। किसको, सुमित्रा नंदन पंत को पृथ्वी का सुकुमार कहा जाता है। तो ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम है, तो क्या नाम है, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र की और भी उनके उपन्यास हैं, जैसे कि गोदान है, ठीक है, जैसे गोदान, गलत लिख दिया है, जैसे गोदान है, ठीक है, जैसे गोदान है, गवन है, ठीक है, गोदान है, गवन है, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो ये सभी क्या है, ये सभी प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं, उनकी कहानियां हैं, ठीक है, ये सभी हैं, उनकी ये कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करें। क्या करना है हमें, अंधे की लकड़ी का हमें मुहावरे बताना है कि ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है, और एक वाक्य प्रयोग भी बताना है। क्या करना है, वाक्य प्रयोग के माध्यम से भी इसको समझाना है। तो आंसर देख लेते हैं, अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। क्या होता है, एकमात्र सहारा। इसका क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं इसका, कि रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था। रूपचंद के पास एक ही तो लड़का था, और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, इसका हमने वाक्य प्रयोग करके क्या बनाया कि रूपचंद्र के पास एक ही तो लड़का था जो दुर्घटना पे मर गया, अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं रही, कैसे क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। प्रसंगोचित शब्द किस शब्द का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का। किसका, तत्पुरुष समास का उदाहरण है प्रसंगोचित। क्या है, प्रसंगोचित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, छास संयुक्त वर्ण किन दो वर्षों नहीं होगा, किन दो वर्णों आ गया। ठीक है, किन दो वर्णों होगा। ठीक है, छा संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो आंसर देख लेते हैं। छा संयुक्त वर्ण किससे बना है, क श से। किससे, क श से इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि छा संयुक्त वर्ण किससे बना है, क श से बना है। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, और भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ज्या बहुत बार पूछा जाता है कि ज्ञा किससे मिलकर बनता है, तो ज्या बनता है ज्या और इया से। किससे, ज्या और इया से। किससे बनता है, ज्या और इया से बनता है जिया। ठीक है, कशा में बनता है छा। क्या बनता है, छा। ऐसे इसी प्रकार से त्रा बनता है त रा से। किससे बनता है, त रा से। ठीक है, त रा से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में शा पूछा गया है, तो ज्या भी पूछा जा सकता है। ज्या इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखते हैं, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव और गुण के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी संज्ञा का ही एक रूप है। क्या है, संज्ञा का ही एक रूप है। तो हमारे आसपास की जो वस्तुएं, जैसे प्राणी है, स्थान है, वस्तु है, भाव है, गुण है, तो ये सभी क्या है, इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्राणी में क्या क्या आते हैं, इनको अब हम देख लेते हैं। प्राणी जैसे
प्राणी जैसे राम, कृष्ण, राधा, हाथी, कोयल, तोता, ये सभी क्या है? ये सभी प्राणी हैं। तो इन सबको क्या कहेंगे? इन सबको हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहते हैं? इन सबको संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से स्थान जैसे मैदान है, ताजमहल है, मुंबई है, विद्यालय है, घर, दिल्ली, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा के ही एक रूप है। यानी कि स्थान है, जो स्थान, स्थान क्या है? संज्ञा का ही एक रूप है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वस्तु जैसे पुस्तक है, मेज है, कुर्सी, खिड़की, दरवाजा, पंखा, दूध, फल, ये सभी क्या है? हमारे आसपास की जो सभी वस्तुएं हैं वो भी संज्ञा है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा भाव और गुण। नेक्स्ट हमारा क्या है? भाव और गुण। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है भाव और गुण। जैसे कड़वाहट है, साहस है, मिठास, पराक्रम, धैर्य, बुढ़ापा, बचपन आदि। ठीक है, अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको अपनी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। उससे मैंने सीक्वेंस में सभी क्लासेस कराई हैं। उसमें मैंने आपको संज्ञा सर्वनाम, जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर को मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है। क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। कहानी के शिक्षण की क्या करना है? उपयोगिता को इसमें लिखना है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर का हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। किसको? कहानी शिक्षण की उपयोगिता को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है, कहानी छात्रों को गद्य पढ़ने हेतु क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। गद्य में क्या क्या आता है? गद्य में आती है कहानी है, ठीक है, कहानी है, उपन्यास है, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी गद्य में आते हैं। तो कहानियां छात्रों को गद्य पढ़ने के लिए क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कहानी शिक्षण द्वारा छात्रों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? कहानी शिक्षण के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, कहानी शिक्षण से छात्र के ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। आप जितनी ज़्यादा कहानियों को पढ़ेंगे उससे क्या होगा? आपके ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, कहानी अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और अर्थ ग्रहण का भी छात्रों में विकास करती है। कहानी छात्रों में क्या करती है? अभिव्यक्ति यानी कि सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, ठीक है, और अर्थ ग्रहण का भी छात्रों में विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कहानियां छात्रों की कल्पना शक्ति को क्या करती है? विकसित करती हैं। बच्चों की सोचने की जो क्षमता है उसको वो बढ़ती है। बच्चों की सोचने की क्षमता है कहानियों के माध्यम से वो बढ़ती है, और क्या होता है? उनकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कहानी मनोरंजन का एक साफ सुथरा साधन है। कैसा साधन है? एक साफ सुथरा साधन है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देख लेते हैं, प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। प्रत्यय तथा उपसर्ग में अंतर। तो प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे धन में वान का प्रयोग करके क्या बना? धनवान। जैसे धनवान, जैसे धनवान। वान को धन के पश्चात जोड़ने पर, किसको? वान को धन के साथ जोड़ने पर, किसके साथ जोड़ने पर? धन के साथ जोड़ने पर क्या बना? धनवान बना। क्या बना? धनवान बना। और इसमें प्रत्यय शब्द कौन सा है? इसमें प्रत्यय शब्द क्या है? इसमें प्रत्यय शब्द है वान। क्या है? इसमें प्रत्यय शब्द क्या है? इसमें प्रत्यय शब्द है वान। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अब उपसर्ग। क्या है? उपसर्ग।
उपसर्ग में शब्दांश को शब्द से पहले जोड़ा जाता है। उपसर्ग में क्या होता है, वो शब्दांश में क्या होता है, इनको पहले जोड़ा जाता है, जबकि प्रत्यय को शब्दांश के बाद में जोड़ा जाता है। किसके बाद में जोड़ा जाता है, शब्दांश के बाद में जोड़ा जाता है। जैसे गामी से पहले अनु जोड़ देने पर क्या बनता है, अनुगामी बनता है। जैसे गामी में क्या जोड़ने पर, गामी में अनु जोड़ने पर, अनु क्या है, अनु क्या है, अनु हमारा क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। तो अनु में गामी में क्या जोड़ दिया, गामी में क्या अनु जोड़ने पर क्या बना, क्या बना, अनुगामी। क्या बना, अनुगामी। तो क्या होते हैं, उपसर्ग वे होते हैं जो शब्दांश के पहले प्रयोग किए जाते हैं, जबकि प्रत्यय वे होते हैं जो अंत में जोड़ा जाता है, जिनका प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं, जिनका प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। क्या बताना है इसमें हमें पूर्ण विराम और अल्प विराम में अंतर बताना है कि क्या होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो आंसर देखते हैं। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर, जहां एक वाक्य की पूर्ति होती है, क्या होती है, जहां एक वाक्य की पूर्ति होती है वहां पूर्ण विराम यानी कि विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे विशाल पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया। सेंटेंस के खत्म होने के बाद जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया और लास्ट में किसका प्रयोग करते हैं, लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होते हैं, जहाँ एक वाक्य की पूर्ति होती है, यानी कि एक वाक्य पूरा होने के पश्चात जिस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे पूर्ण विराम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है जबकि अल्प विराम क्या होते हैं, जबकि अल्प विराम को इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉमा। में वाक्य पढ़ते समय क्या होता है, बहुत थोड़ी दूर के लिए क्या होता है, रुकना होता है। क्या होता है, बहुत थोड़ी देर के लिए इसमें रुकना होता है। जैसे कि मैं आपका मित्र नरेश, यानी कि मैं के बाद क्या लगाया है, कॉमा लगाया, यानी कि अल्प विराम का प्रयोग किया गया। उसके बाद आपका मित्र नरेश, फिर हमने कॉमा यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करके आपसे मिलने आया है। क्या है, आया हूँ, ठीक है। अब आपने जान लिया होगा कि पूर्ण विराम क्या होते हैं और अल्प विराम क्या होते हैं। पूर्ण विराम क्या होते हैं, जो वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं, जबकि अल्प विराम वो होते हैं जो वाक्य पढ़ते समय उसमें कुछ कुछ दूरी पर इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम वह सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सब मिलकर घूमने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम वह सब घूमने जा रहे हैं, तो इसमें मैं के बाद जो लगाया वो क्या है, अल्प विराम का हमने प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है कि हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। आपके एग्जाम के लिए मौन वाचन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौन वाचन क्या है, इसके महत्व बताइए, इसकी उपयोगिता बताइए। तो इस प्रकार से मौन वाचन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन हो या कोई अन्य शिक्षण क्रिया, उसकी आवश्यकता और महत्व एक ही है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन हो या फिर कोई अन्य शिक्षण क्रिया हो, उसमें क्या होता है, उसमें उसकी आवश्यकता और महत्व एक ही होते हैं, आवश्यकता और महत्व सेम होते हैं। इस दृष्टि से मौन वाचन के महत्व निम्नलिखित हैं। इस दृष्टि से मौन वाचन के जो महत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं। मौन वाचन का लाभ सभी व्यक्ति ले सकते हैं और किसी भी स्थान पर हम मौन वाचन को कर सकते हैं, क्योंकि मौन वाचन किस प्रकार से होता है, मौन वाचन होता है बिना ध्वनि के, किसके, ध्वनि रहित। कैसे होता है मौन वाचन, कैसे होता है, ध्वनि रहित होता है, ठीक है। हम अपने अंदर जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको मौन वाचन कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है सभी व्यक्तियों के लिए।
इसके लिए सभी व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है हमारा, व्यक्ति दूसरों को किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाए बिना भी मौन वाचन कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौन वाचन जो होता है वो ध्वनि रहित होता है और आप कहीं भी और किसी भी स्थान पर इसका वाचन कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि व्यक्ति दूसरों को किसी भी बाधा पहुंचाए, मतलब कोई भी बाधा नहीं पहुंचाए, क्या कर सकता है, मौन वाचन को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, मौन वाचन कोई भी बालक, छात्र या व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार गति, जिस प्रकार से उसे गति चाहिए उसके माध्यम से क्या कर सकता है, मौन वाचन को कर सकता है। तो आगे देखते हैं। मौन वाचन कोई भी बालक, छात्र या व्यक्ति अपनी इच्छा, गति और आवश्यकता अनुसार कहीं भी और किसी भी स्थान पर कर सकता है। अर्थात मौन वाचन कक्षा में ही नहीं बल्कि यात्रा में तथा सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि कभी भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 बताया कि मौन वाचन कोई भी बालक, छात्र, व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार, अपने अनुसार गति के और क्या कर सकता है, कहीं भी किसी भी स्थान पर इस वाचन को कर सकता है। वह कक्षा में ही नहीं बल्कि यात्रा के दौरान, सुबह, शाम, दोपहर किसी भी समय मौन वाचन को कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, मौन वाचन स्वेच्छा के साथ साथ स्वगति से भी किया जा सकता है। मौन वाचन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ही गति से क्या कर सकते हैं, अपनी ही गति के अनुसार, यानी कि स्वगति के अनुसार ही ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मौन वाचन को स्व इच्छा से और स्वगति से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, अवकाश के क्षणों का उपयोग करने की दृष्टि से मौन वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्री टाइम में भी आप मौन वाचन को कर सकते हैं। जब आपकी स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं तब आप लोग अवकाश के क्षणों में क्या कर सकते हैं, इस वाचन को कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी या फिर ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 है हमारा, इसके द्वारा किसी भी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। इसके द्वारा किसी अंश की गहराई तक पहुंचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 7 है, इसके द्वारा वाचन, चिंतन आदि सभी संभव है। इसके द्वारा क्या, वाचन और चिंतन दोनों संभव है, जो बालक के क्या करते हैं, बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं, जो बालक के बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 है हमारा, उच्च स्तर पर इसकी आवश्यकता एवं महत्व दोनों ही अधिक है। उच्च स्तर पर इनकी आवश्यकता और महत्व दोनों ही अधिक है। अर्थात प्राथमिक से माध्यमिक तथा उच्च स्तर के लिए इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मौन वाचन का क्या महत्व और क्या उपयोगिताएं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9 है हमारा, इसमें बालक की क्षमताओं तथा योग्यताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है। इसमें बालक की जितनी क्षमता है और उसकी योग्यता है उसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित हमें बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो आंसर देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, तो डेफिनेशन देखते हैं। वक्ता, श्रोता और अन्य, क्या है, वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। क्या होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं और उनके उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा उत्तम पुरुषवाचक। पहला हमारा क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, किसके लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसको कहते हैं, वक्ता और लेखक जो स्वयं के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं,
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ। हम, मैं और हम कैसे शब्द हैं? मैं और हम, ये हम स्वयं को प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। तो आगे देखते हैं इस वाक्य में वक्ता या लेखक, इस वाक्य में वक्ता या लेखक ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया है, मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे, इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल क्या है? हम दिल्ली जाएंगे। क्या है? हम दिल्ली जाएंगे। तो वाक्य में जो हम है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, मध्यम पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी बात को कहना, क्या कहलाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसके लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। तो पहला उदाहरण है तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था। तो मध्यम पुरुषवाचक में क्या आता है? तू आता है। मध्यम पुरुषवाचक में क्या आता है? तू आता है, तुम आता है और आप का प्रयोग किया जाता है। किसका? आप का प्रयोग किया जाता है। तो पहला हमारा उदाहरण क्या है कि तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था। तो इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, तुम अपना कार्य नहीं करते हो, तुम अपना कार्य नहीं करते हो। इसमें तुम जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार से आप भोजन करें, इसी प्रकार से आप भोजन करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं इन वाक्यों में तू, तुम और आप, इन वाक्यों में तू, तुम और आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्या है? लास्ट है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक। ठीक है, वक्ता या लेखक, श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करें, वक्ता या लेखक और श्रोता और पाठक जिसके विषय में बात करें, किसी अन्य के विषय में बात करना क्या कहलाता है? उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम, उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण क्या होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है? इसमें आता है यह, वह, ये, वे। ऐसे शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि वे कौन है, वे कौन है। तो इसमें जो वे है वो क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हमारा है यह कलम है, यह कलम है। इसी प्रकार से वह दुष्ट है, ये बंदर हैं। इसी प्रकार से वह दुष्ट है, ये बंदर हैं। तो इन वाक्यों में ये, वे, वह, ये जैसे शब्द क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखे जिसमें हमने उनके 3 प्रकार देखे। कितने प्रकार देखे? 3 उनके हमने क्या देखे? प्रकार देखे। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, तो इसमें क्या था? इनमें उत्तम पुरुषवाचक में क्या आता है? मैं आता है। क्या आता है? मैं और हम आता है। क्या आता है? मैं और हम आता है। यानी कि स्वयं को जो प्रयोग किए जाते हैं वो क्या आते हैं? वो आते हैं उत्तम पुरुषवाचक में। वो किस में आते हैं? वो उत्तम पुरुषवाचक में आते हैं। मध्यम पुरुषवाचक में आता है तू, तुम, आप। क्या आता है? तू, तुम, आप, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को तू, तुम, आप। और अन्य पुरुषवाचक में क्या आता है? जिसके विषय में हम बात करें, यानी कि यह और वह। ठीक है,
यह, वह, ये, वे। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किसी एक राष्ट्र पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको नहीं दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपने विचारों में इसको लिखना है कि आपके विचार किसी राष्ट्र पर्व में क्या है, यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने विचारों को प्रयुक्त कीजिए, यानी कि प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर। इसका आज हमने क्या कर लिया है? आज हमने रिवीजन कर लिया है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। अब हम ये जानकारी दे देते हैं, अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट के माध्यम से, किसके? प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है और आप उनसे जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें, क्योंकि मैंने आपको जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है वही कराए हैं। चैप्टर तो सब कराए हैं, लेकिन उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादा मैंने क्वेश्चन कराए हैं। तो इसीलिए आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आपका एक अच्छा स्कोर क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप दोनों चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्या करें? लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपना फीडबैक ज़रूर दो कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है,